and welcome to the 9th lecture of our laws of motion discussion. In this lecture, we will discuss a very interesting problem of rope and monkey. Sometimes it can be mentioned that rope and man problem. So in this case, we will discuss rope and monkey. अब भाई इंसान को हो या बंदर को हो, जाति तो सेम होता है. और यहाँ पे मैं रोप कह रहा हूं, but we'll treat this rope as massless in comparison to the mass of monkey or the man. ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं. ये सवाल आपके NCERT से उठाया गया है और कई बार इसमें लोगों को दिक्कत होता है, इसलिए इसको समझना है. ये देखिए, एक रोप है, सीलिंग से एक रोप बंधा हुआ है और एक बंदर है या एक मैन है, जो भी लेना चाहे. तो इस तरह से एक बंदर है और ये जो बंदर है इस तरह से इसको पकड़ के क्लाइंब कर रहा है. सो दिस इज अ मंकी. इस मंकी का मास 5 किलो है और ये मंकी इस रोप को पकड़ के क्लाइंब करना चाहता है. नो, रोप क्लाइंबिंग कैसे होता है इसके बारे में समझिए. जब रोप की मदद से आप ऊपर चढ़ना चाहेंगे या नीचे आना चाहेंगे तो आप क्या करते हो, रोप को पकड़ के खींचते हो, यू पुल इट डाउन. तो ये जो मंकी है या जो मैन होगा जो क्लाइंब करेगा, वो रोप को पकड़ के नीचे खींचेगा. तो मैन रोप को नीचे फोर्स लगाएगा, रोप मैन पर ऊपर फोर्स लगाएगा. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जो आप रोप क्लाइंबिंग करेंगे तो मैन रोप पे नीचे फोर्स लगाएगा, रोप मैन पर ऊपर फोर्स लगाएगा. सो ये जो मैन है वो रोप को नीचे खींचेगा, रोप मैन को ऊपर खींचेगा इक्वल फोर्स से. दिस इज द टेंशन. ये क्या है? टेंशन. दूसरा, इस मैन और मंकी का वेट नीचे लगेगा 50 न्यूटन. 5 किलो का है तो 50 न्यूटन नीचे लगेगा. सवाल आपसे ये है कि फाइंड the force exerted by monkey. Find the force exerted by monkey on the rope so that he can climb. First part है up with constant velocity 5 meter per second. Second, up with acceleration 2 meter per second square. Third is up, or not up, down with acceleration 3 meter per second square. Now see, ये मंकी ऊपर जाए नीचे जाए, इट डजंट मैटर, हमेशा आप रोप को खींच ही सकते हैं. सो हमेशा ये मंकी इस रोप को खींचेगा एंड हमेशा रोप मंकी पर ऊपर ही फोर्स लगाएगा. दिस मंकी विल रिमेन एट रेस्ट इफ दिस T इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन. भाई कोई बॉडी रेस्ट पे कब रहता है? जब इस पे नेट फोर्स 0, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे. तो अगर T का वैल्यू 50 के बराबर होगा तब ये मंकी रेस्ट पे रहेगा. या अगर ये मंकी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो. पहला पार्ट क्या है सवाल का? द मंकी इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. अब ये 5 रहे, 10 रहे, 50 रहे, इट डजंट मैटर. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा और एक्सेलरेशन 0 का मतलब नेट फोर्स 0 होगा. कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0 और नेट फोर्स 0 मतलब T का वैल्यू 50 न्यूटन. अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे, सर भी आप बोले कि अगर ये मंकी रेस्ट पे रहना चाहता है तो भी T 50 लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहता है तो भी T 50 लगाना पड़ेगा. ऐसा कैसे? समझिए इस बात को. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन will remain in uniform motion until and unless unbalanced external force acts on it. नेट फोर्स 0 है
इसका मतलब अगर ये मंकी पहले रुका हुआ था, जब लोग मोशन को जज करना शुरू किए, पहले अगर वो रुका हुआ था तो रुका हुआ रहेगा, अगर पहले वो चल रहा था तो उसी वेलोसिटी से चलते रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो नेट फोर्स 0 का दो केस हो सकता है, t इक्वल्स टू 50 पर दो केस हो सकता है, वो मंकी रुका हुआ भी रह सकता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि जब हम लोग मोशन को एनालाइज कर रहे हैं उसके जस्ट पहले सिचुएशन कैसा था। अगर ये मंकी उसके जस्ट पहले रुका हुआ था तो वो रुका रहेगा, t इक्वल्स टू 50 होगा। अगर वो मंकी जस्ट पहले क्लाइंब कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड से, तो उसी से क्लाइंब करते रहेगा और t का वैल्यू 50 ही रहेगा। ठीक है, डन। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कांस्टेंट वेलोसिटी कहे या रेस्ट कहे, दोनों केस में एक्सप्रेशन 0, इसलिए t का वैल्यू 50। दिस t इज द फोर्स ऑन मंकी बाय द रोप, क्योंकि हम लोग एफपीडी किसका बता रहे हैं, मंकी का। सो दिस t इज फोर्स ऑन मंकी बाय रोप। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि मंकी रोप पर कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स इक्वल ही होगा। कितना लगाएगा, 50 न्यूटन, और किधर की तरफ, नीचे की तरफ। मंकी रोप को नीचे खींच रहा है तो मंकी रोप पर नीचे फोर्स लगाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे हम लोग अगर बात करें मंकी का, फिर से एफबीडी बनाए सेकंड केस के लिए। सेकंड केस में ये मंकी ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये देखिए मंकी बना देते हैं। अब मंकी को मैं बस एक पॉइंट से बना रहा हूं। इसका वेट 50 न्यूटन नीचे, इसका मास 5 केजी, और इस पर टेंशन T ऊपर, और ये ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये मंकी ऊपर एक्सलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इस मंकी के लिए हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, ब्लॉक जिधर एक्सलेट करता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं, ये फोर्स हो गया T, उसके अपोजिट वाले फोर्स को बाद में लिखते हैं, तो T माइनस 50 ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन, 5 2 10, तो T का वैल्यू हो जाएगा 60 न्यूटन। मतलब जब ये मंकी इस रोप पर अपने वेट से ज्यादा फोर्स लगाएगा तब ये मंकी ऊपर की तरफ एक्सलेट करेगा, थर्ड केस क्या है कि ये एक्सलेट कर रहा है डाउन विथ एक्सलेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये नीचे एक्सलेट कर रहा है। वैसे इस मंकी का एफबीडी बनाइए। ये मंकी, इस पर टेंशन T ऊपर, इसका वेट 50 न्यूटन नीचे, और ये एक्सलेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउन में, तो नीचे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेशन हो गया। ये मंकी 5 केजी का, फिर से इसके लिए इक्वेशन लिखिए। ये मंकी नीचे जा रहा है, जिधर ब्लॉक जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं, तो ये फोर्स कितना हो गया 50 माइनस अपोजिट वाला फोर्स कितना हो गया T। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स को pहले लिखे 50 माइनस T इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 5 3 जा 50, तो T का वैल्यू हो जाएगा 35 मीटर। मतलब जब मंकी अपने वेट से कम फोर्स लगाएगा तब वो मंकी नीचे एक्सेलरेट करेगा। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंगल मंकी और रोप का प्रॉब्लम था। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, देखिए एक और एग्जांपल समझिए। ये सीलिंग है और इस सीलिंग से एक रोप बना हुआ है, और अब हम 2 मंकी बांध दे रहे हैं। इसमें क्या है, एक मंकी इस तरह से रोप को क्लाइंब कर रहा है, और इसका पूंछ पकड़ के दूसरा मंकी लटक रहा है। इसका पूंछ पकड़ के यूं करके दूसरा मंकी लटक रहा है। देखो ये ऊपर वाला 5 किलो का है, ये मान लेते हैं 3 केजी का है। ठीक है, अब मेरा पहला सवाल है, नाम दे देते हैं, इस मंकी का नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय मंकी A on rope so
फर्स्ट है, सो दैट दे विल, फर्स्ट पार्ट रिमेन एट रेस्ट, सो रिमेन एट रेस्ट कहे या मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कहे, एक ही चीज है। सेकंड, एक्सलेट्स अप विथ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड थर्ड, एक्सलेट्स डाउन with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और कह रहे हैं हम ऑल्सो फाइंड टेंशन in the tail of monkey A in each case। हर केस में आपको मंकी ए के टेल में टेंशन भी निकालना है। इसको लिखिए, ट्राई कीजिए, फिर उसको डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट डाउन। तो चलिए ये सवाल डिस्कस करते हैं। इस सवाल में सवाल ये है कि ये मंकी ए रोप पे कितना फोर्स लाएगा। फिर से वही बात, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना मंकी ए रोप पे लगाएगा उतना ही रोप भी मंकी पे लगाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे। इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे। जब भी हम लोग सिस्टम मानते हैं ना, तो सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसे इंटरनल फोर्स कहते हैं, और उसको हम लोग एफबीडी में नहीं दिखाते। समझिए इस बात को। इस बात को मैंने पहले भी बहुत बार यूज किया, लेकिन आपको कहा नहीं इस बात को। अब मैं यहां उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये दो पार्टिकल है सिस्टम के, ए और बी। ये ए बी पर फोर्स लगा रहा होगा, बी ए पे फोर्स लगा रहा होगा। भाई इसका हाथ इसके पूंछ को खींच रहा होगा और इसका पूंछ इसके शरीर को खींच रहा है। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। इस फोर्स को इंटरनल फोर्स कहेंगे। व्हाट इज इंटरनल फोर्स? दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स व्हिच इज exerted on a particle by a particle of the same system। वह फोर्स जो किसी पार्टिकल पे लगे और उसको लगाने वाला ये दोनों लोग अगर सेम सिस्टम का पार्ट है तो वैसे फोर्स को इंटरनल फोर्स कहते हैं। और जब सिस्टम मानते हैं तो इंटरनल फोर्स को नहीं दिखाते। मतलब ये ए बी पर जो फोर्स लगाएगा और बी जो ए पे लगाएगा उसको अभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सिस्टम माने। अब इस सिस्टम पे फोर्स लगाइए, इसका वेट पूरा कंबाइंड वेट 80 न्यूटन नीचे लगेगा और यहां पर टेंशन टी ऊपर लगेगा। ये मंकी रोप को नीचे खींचेगा, रोप मंकी को ऊपर खींचेगा। हम लोग क्या बना रहे हैं? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मंकी। तो मंकी पर लगने वाले फोर्स को दिखाएंगे। मंकी पर रोप फोर्स ऊपर लगा है। पहला केस है कि वो रिमेन एट रेस्ट है। पहले केस में क्या है? रिमेन्स एट रेस्ट। रिमेन्स एट रेस्ट। रेस्ट पे रहने का मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। मतलब टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन। ठीक है। आपको यह बताना है कि इस केस में इस मंकी ए के पूंछ में कितना टेंशन लग रहा होगा। उसको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप या तो मंकी ए का एफबीडी बनाइए या बी का, दोनों में से किसी का बना सकते हैं। मैं भी दोनों का बना के दिखा रहा हूं। ठीक है। अगर मान लीजिए ए का बनाते हैं तो सिर्फ मैं ए को एक पॉइंट से दिखाता हूं। ऐसे देखिए, ये जो ए है इस पर टेंशन टी ऊपर लग रहा होगा। ये वैल्यू निकाल चुके हैं 80 न्यूटन। इस मंकी का वेट 50 न्यूटन नीचे लग रहा होगा। ठीक है। और ये जो बी मंकी है वो ए को पकड़ के खींच रहा है उसके पूंछ को, तो वो टेंशन नीचे लग रहा होगा। इसको टी डैश कह देते हैं। व्हाट इज टी डैश? टेंशन इन टेल ऑफ मंकी ए। एंड ये कौन लगा रहा है? एक्सर्टेड बाय बी। ये कौन लगा रहा है? बी। ए पे लग रहा है, लगाने वाला कौन है? बी। एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं। तो ये फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है। ये जो ए नाम का मंकी है ये रुका हुआ है। जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। ऊपर की तरफ फोर्स हो गया 80, नीचे की तरफ फोर्स टी डैश प्लस 50। तो टी डैश का वैल्यू हो जाएगा 30 न्यूटन। ये टी डैश का वैल्यू हो गया 30 न्यूटन।
मतलब इस केस में उस मंकी ए के टेल में टेंशन कितना होगा 30 न्यूटन। इसको हम लोग बी का भी एफबीडी बनाते तो भी यही आंसर आता। देखिए मैं बी का एफबीडी बना के दिखा रहा हूं, ये बी है, बी का वेट 30 न्यूटन नीचे लग रहा होगा और क्योंकि बी जो है वो ए को खींच रहा है, सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो बी ए पर नीचे फोर्स लगा रहा है, ए बी को ऊपर खींचेगा, तो उसी की वजह से वो रुका हुआ है। सो बी पर टेंशन दिखाएंगे ऊपर टी डैश। ये क्या है, टेंशन और फोर्स ऑन बी, वो बी के हाथ में लगेगा, ठीक है, हाथ से वो पकड़ा हुआ ना रोप को। आप सोचिए आप जब रोप क्लाइंब करते हो तो आपका हाथ दर्द करने लगता है, टेंशन। सो टेंशन दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए यहां टी डैश नीचे था, यहां टी डैश ऊपर दिखाया। एफबीडी में फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस ऑन द बॉडी दिखाना होता है, फोर्सेस ऑन द बॉडी, बॉडी पर लगने वाले फोर्स को। बी पर टेंशन ऊपर लगेगा, बी टेंशन जो लगा रहा है ए पे वो नीचे लगा रहा है, उसको यहां नहीं दिखाया। बॉडी पर लगने वाला फोर्स, बी ए पर फोर्स नीचे लगा रहा है तो उसको यहां दिखाए थे ए पर। ए बी पर फोर्स ऊपर लगा रहा है, उसको यहां दिखाए बी पर, ए के साथ दिखाए। चीजों को समझना है ध्यान से। अब ये बी रुका हुआ है, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, मतलब टी डैश का वैल्यू 30 न्यूटन हो जाएगा। टी डैश का वैल्यू 30 न्यूटन। नेक्स्ट केस चलिए, सेकंड केस। सेकंड केस है कि ये सिस्टम एक्सलेट कर रहा है अप विथ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मैं सिस्टम बना देता हूं एक साथ इस तरह से। टोटल हो गया ये 8 केजी का, ऊपर टेंशन टी, नीचे इसका वेट 80 न्यूटन और ये ऊपर एक्सलेट कर रहा है कितने से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, जिधर ब्लॉक जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं। तो T माइनस 80 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन, आती है 24। सो T इज इक्वल्स टू हो जाएगा 104 न्यूटन, ठीक है। ये हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय मंकी ऑन द रोप। अब अगर उसके टेल में पूछे तो या तो ए का बनाइए तो बी का बनाइए, मैं बी का बना के दिखा रहा हूं, बस ए का आप लोग बना लीजिएगा। देखिए बी का बनाएंगे, इसका वेट 30 न्यूटन नीचे लगेगा और इस पर टेंशन टी डैश ऊपर लगेगा। और अब ये जो बी है 3 किलो का, ये रुका हुआ नहीं है, ये इसी सिस्टम का पार्ट है। तो जितने से ए एक्सलेट करेगा उतने से ही बी एक्सलेट करेगा, दोनों से सेम ही से एक्सलेट करेगा ना, दोनों तो बंधा हुआ है एक दूसरे से। तो एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार एक बच्चा पूछा कि सर काहे अलग अलग नहीं एक्सलेट कर सकता, ये तेजी से करेगा ये धीरे धीरे करेगा। हाँ तो इसका मतलब यही होगा, ये तेजी से करके इसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है, कुछ देर बाद वो ऊपर निकल जाएगा, इसका पूंछ छोड़ देगा, फिर तो सिस्टम रहेगा नहीं ना। दूसरा बोला कि भाई सर ये तेजी से ये धीरे से काहे नहीं हो सकता, ये तेजी से चले ये धीरे से ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर या तो इसको पूंछ दे दे या इसको हाथ दे दे, ऐसा ही हो सकता है। तो दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा। ये जो सिस्टम है ये ऊपर जा रहा है, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, T डैश माइनस 30 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, 3 3 जा 9। सो T डैश का वैल्यू 39 न्यूटन, T डैश का वैल्यू 39 न्यूटन। एक आगे बनाते तो वही आंसर आता। तीसरे केस में ये एक्सलेट कर रहा है डाउन विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से सेम चीज बना दीजिए। तीसरा केस में यहां दिखा रहा हूं, ये सिस्टम 8 केजी का, इसका वेट 80 न्यूटन नीचे, ये टेंशन टी ऊपर और ये अब नीचे जा रहा है कितने से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन लिखिए, क्या लिखेंगे 80 माइनस टी इज इक्वल्स टू 16, तो टी इज इक्वल्स टू 64 न्यूटन। अगर वेट से कम का टेंशन लगेगा तो वो सिस्टम नीचे जाएगा। अब आप ए या बी किसी का बना सकते हो, मैं ए का बना देता हूं इस केस में। तो अगर ए का बना एफपीडी तो ए पर देखिए टेंशन टी ऊपर लग रहा है, ये इस केस का है ना, ए पे देखिए टेंशन टी ऊपर लग रहा है कितना 64, ए का वेट 50 न्यूटन नीचे लगेगा, ये 5 केजी का है ए, और ए को बी नीचे खींचेगा टी डैश से, और ये सिस्टम नीचे जा रहा है कितने एक्सेलेरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। जिधर जाता है उधर वाले फोर्स को पहले लिखते हैं, लिख दीजिए कितना लिखेंगे T डैश प्लस 50 माइनस 64 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, 5 दूनी 10, तो माइनस 14, तो T डैश हो जाएगा 24 न्यूटन।
टी डैश कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। तो आई होप आपको ये डबल मंकी प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको HCV का 3 सवाल होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 14 और 14 के बाद 41। सो मैं लिख देता हूं HCV का 12, 14, 41 ये पिछले क्लास में होमवर्क दिया गया था। होमवर्क ऑफ L8 था ये। इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं जो कि मंकी वाले प्रॉब्लम पे है। इसको बनाएंगे आप और उसका डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर आपका होमवर्क रहेगा। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 जो कि HCV का है। इसमें क्या है, सवाल ये है कि इस तरह से गड्ढा है और उसमें एक दोस्त गिर गया है। ठीक, 2 दोस्त लोग इसको एक पुली के हेल्प से, पुली के बारे में आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी बस थोड़ा सा याद रखिए। एक पुली के हेल्प से ऊपर खींचने का प्रयास कर रहे हैं स्लोली स्लोली। ऐसे थोड़ी कि ये आदमी दोनों धागा को ऐसे पकड़ा हुआ है और एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। बहुत तेजी से खींच लेगा तो हाथ निकल जाएगा। एकदम धीरे धीरे खींच के निकालना है इसको। ये आदमी इधर खींच रहा है तो इस पे फोर्स T लगाना होगा, ये भी इक्वली इस पे फोर्स T लगाना होगा। मैंने आदमी नहीं दिखाया, पार्टिकल्स दिखा दिए इस तरह से। तो आपसे यही T का वैल्यू पूछा है, मिनिमम T कितना होगा ताकि धीरे धीरे ये मूव कर जाए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ मैन हैज फॉलन इनटू अ डिच, मतलब गड्ढा, ऑफ विड्थ D। इसका विड्थ कितना है D। और आगे क्या कह रहा है, एंड 2 of his friends are slowly pulling him out using a light rope and 2 fixed pulley as shown in the figure, so that the force assumed equal for both the friends exerted by each friend on the rope increases as the man moves up. Find the force when man is at a depth h. जब ये man h डेप्थ पर है, मतलब ये लेंथ h है, तब फोर्स का वैल्यू बताइए और प्रूफ करके दिखाइए कि जैसे जैसे मैन ये ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब वहां नहीं, यहां ऊपर जाएगा, तो वैसे वैसे ये जो फोर्स है उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। अब देखिए इस मैन का FBD बनाते हैं। इस मैन का वेट mg नीचे रहेगा। ये धागे में टेंशन T है तो यहां टेंशन T ऐसे लगेगा, यहां टेंशन T ऐसे लगेगा। इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। बाय सिमेट्री ये एंगल भी थीटा होगा। ये जो T है इसका 2 कंपोनेंट होगा। इस T का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, T cos थीटा। इधर की तरफ क्या होगा, T cos थीटा। और इस T का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, T sin थीटा। ठीक है, T sin थीटा लिख दिए। इस T का भी 2 कंपोनेंट होगा। इस T का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, T cos थीटा। तो ये हो गया 2T cos थीटा। और इस T का इधर की तरफ क्या होगा, T sin थीटा। ये T sin थीटा, ये T sin थीटा एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। मतलब ये मैन इधर उधर नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा और बहुत स्लोली जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग क्या लेंगे, 0। बहुत कांस्टेंट वेलोसिटी से, थोड़ा सा कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर धीरे धीरे जाएगा। तो क्योंकि एक्सप्रेशन 0 है मतलब नेट फोर्स 0, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू दिस फोर्स, मतलब 2T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो T इज इक्वल्स टू हो जाएगा mg बाय 2 cos थीटा। दिस इज T। अब ध्यान से देखिए, जब ये मैन मूव करके यहां आ जाएगा लेट्स सपोज, तब ये धागा ऐसा हो जाएगा। आप देखो ये वाला एंगल बढ़ गया या घट गया। देखो पहले ये एंगल देखो इतना छोटा सा था, ये देखिए ये लाइन ऐसे था, ये लाइन ऐसे था, अब ये लाइन ऐसे हो रहा है। देखिए ये वाला एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे जैसे मैन ये ऊपर जा रहा है, वर्टिकल से एंगल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और देखिए ये लाइन ऐसे है और ये ऐसे, तो अभी ये एंगल इतना है। अगर ये लाइन स्लैंट हो जाए ऐसे, तब ये जो एंगल होगा वो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा जी।
आप यहां से इसके पैरेलल लाइन खींच दो तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल पूरा जो होगा इस वाले से ज्यादा है, क्योंकि देखिए ये वाला इतना के बराबर है, ये क्या है, ज्यादा है। तो जैसे जैसे मैन ऊपर जाएगा वर्टिकल से एंगल इसका बढ़ेगा। यहां मैं लिखता हूं, as the man moves up, थीटा इंक्रीजेस, और थीटा के इंक्रीज करने से cos थीटा डिक्रीज करता है। थीटा का इंक्रीज करने से cos थीटा का वैल्यू घटता है, cos 30 √3/2 होता है, 1.732 √3 का वैल्यू by 2 मतलब 0.85 के आसपास। cos 45 बात करें तो 1/√2 0.7 होता है, वो देखिए घट गया, एंगल बढ़ा 30 से 45 है लेकिन वैल्यू बढ़ गया। cos 60 हाफ 0.5 और घट गया, देखिए 0.7 से 0.5 हो गया। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है cos थीटा घटता है, और ये डिनोमिनेटर अगर घटेगा तो ये क्वांटिटी बढ़ेगा, हेंस t इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज को हम लोग ऊपर एरो दिखा देते हैं, डिक्रीज को नीचे एरो। ठीक है, पहला पार्ट प्रूफ हो गया, प्रूफ। दूसरा पार्ट कहा था जब ये h हाइट पे है उस समय टेंशन कितना होगा, तो भाई cos थीटा निकाल लेते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा ना। अच्छा, यहां से भी देख सकते हो, देखो ये एंगल बढ़ रहा है, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे हो गया, तो देखो ये एंगल बढ़ गया ना। खैर ये एंगल थीटा है, ये वाला लेंथ d/2 है। इस ट्रायंगल गौर से देखिए, ये h है, ये d/2 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ √h² + d²/4। ठीक है, √a² + b², हाइपोटेन्यूज है ना ये। cos थीटा क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज h बाय दिस, तो t = हो जाएगा mg/2, और cos थीटा का वैल्यू बेस हो गया h √, ये 4 यहां चला जाएगा तो 4h² + d², और ये by 2 भी बच जाएगा, ये 2 यहां था। ठीक है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ऐसे ही लिखते हैं। तो ये वाला टर्म हम लोग का ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा mg/2h, और ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो लिखेंगे 4h² + d² √/2, रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, देयरफॉर t का वैल्यू हो जाएगा mg/4h² + d²/4h। So this will be टेंशन। ठीक है, ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 नंबर सवाल है, एक पेंडुलम बॉब है, उसका मास 50 ग्राम है, उसको सस्पेंड कर दिया एक एलिवेटर से। वो एलिवेटर में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन बताना है। ये एलिवेटर, इसमें इस तरह से सीलिंग से एक पार्टिकल बंधा हुआ है, इसका मास m का वैल्यू 50 ग्राम है, और पहला केस में ये एलिवेटर किधर जा रहा है, गोज अप विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर/सेकंड, ऊपर जा रहा है। तो बहुत सिंपल सवाल, यहाँ पे एक आदमी को बिठा दीजिए, ये आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, FBD बनाएगा, इक्वेशन भी सॉल्व करेगा, इसका वेट mg नीचे दिखाएगा, इस पे टेंशन T ऊपर दिखाएगा, और कहेगा कि क्योंकि ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है इसलिए ये पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है, कितने से, 1.2 मीटर/सेकंड से। ठीक है, तो क्या इक्वेशन लिखेगा ये आदमी, कहेगा कि भैया देखो एक्सेलरेशन ऊपर है इसलिए ऊपर वाला फोर्स पहले लिख दो, T - mg = ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो T = m × g + a। बिल्कुल वैसा इसे अगर याद करो आप, नॉर्मल निकालते थे हम लोग एलिवेटर में। m दिया 50 ग्राम, तो 50 × 10⁻³ रख दीजिए, g का वैल्यू नहीं कहा है लेने तो 10 ले लो, और a 1.2 सॉल्व कर दीजिए। फिर अगला कह रहा है b पार्ट, गोज अप विथ d एक्सेलरेशन 1.2, मतलब उस बार एक्सेलरेशन -2 ले लीजिए, यहाँ माइनस आ जाएगा सेकंड केस में। फिर कह रहा है गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऊपर जा रहा है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन 0 मतलब t = mg। फिर कह रहा है गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन 1.2, तो
तो उस पर नीचे जा रहा होगा। ये बिल्कुल ऐसा केस किए हैं, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, इजी है ये। 14 नंबर के बाद हम लोग सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, बट आज टाइम परमिट नहीं कर रहा है, इसलिए 41 को हम लोग कल 38 के साथ ही सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ हम लोग एक और क्वेश्चन सीख लेंगे 33, क्योंकि 41 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और वहीं से हम लोग अगली क्लास में शुरुआत करेंगे। सो दिस इज इट फॉर द डे, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।